हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 15 नहीं, लेक्चर 15 चैप्टर नंबर 14 हुआ था लास्ट क्लास में, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आज हम उसमें आगे स्टार्ट करते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। लेक्चर नंबर 16 है आज। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि बहुत पुराने टाइम से यूज़ में है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसको हम बहुत पुराने टाइम से यूज़ कर रहे हैं। तो वही ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जो पुराने टाइम से यूज में, उन्हें बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। डेफिनेशन क्या है? द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर फेमिलियर टू मोस्ट ऑफ द पीपल आर कॉल्ड एज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल वुड हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आती है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं फॉसिल फ्यूल्स पे। फॉसिल फ्यूल्स सबको पता है, जब डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो स्टोन लेयर्स के अंदर कंप्रेस होते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो टर्न हो जाते हैं किस में? फॉसिल फ्यूल्स में। मतलब नेचुरल फिनोमेना होता क्या है? जैसे कोई डेड ऑर्गेनिज्म प्लांट है, कोई एनिमल है, वो डिकम्पोज होगा, उस पर लेयर्स जम जाएंगी सॉइल की, वो टर्न हो जाता है। सॉइल अगर ज़्यादा टाइम तक एक ही प्लेस पे रहे तो वो स्टोन में टर्न हो जाता है। तो उस फॉर्म में फिर वो एज इट इज़ वहाँ पे मिलियंस ऑफ ईयर्स तक पड़ा रहता है। तो उसके बाद जब हम मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद उसे निकालते हैं तो वो एज अ फॉसिल फ्यूल बन के निकलता है। तो यही है फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। अ नेचुरल फ्यूल फॉर्म डीप अंडर द अर्थ फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक रिमेन्स बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। कोल सब जानते हैं, पेट्रोलियम सब जानते हैं, नेचुरल गैस जो सीएनजी वगैरह में यूज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें, तो इसमें डिटेल में देखते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जो है वो जनरली डग आउट किए जा सकते हैं अर्थ से। ऐसा तो नहीं है कि इस सरफेस पे आपको फॉसिल फ्यूल मिल जाए। तो ये डग आउट किए जाते हैं अर्थ से। डायरेक्टली घर में यूज़ करने की जगह और भी कई जगह यूज़ किए जाते हैं। घर में तो आप यूज़ करते हैं, लेकिन कई और जगह यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ में, व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। कई सारी जगह पे हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करते हैं। तो अब फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं तो सबकी प्रॉपर्टीज़ भी हमें पता होनी चाहिए, किस में कितनी कैलोरीफिक वैल्यू है, कौन कितना पॉल्यूट करता है एनवायरनमेंट को। वो सारी चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि जितने भी पुराने टाइम से सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किए जा रहे हैं उन्हें बोलते हैं ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी या फिर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल क्या थे? वुड, फॉसिल फ्यूल्स। फिर हमने फॉसिल फ्यूल्स देखे। फॉसिल फ्यूल्स प्री हिस्टोरिक रिमेन्स होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, डग आउट किए जाते हैं अर्थ में से और कई जगह यूज़ किए जाते हैं, जैसे व्हीकल्स में, इंडस्ट्रीज़ में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। अब जो पहला फॉसिल फ्यूल है वो क्या है? कोल। कोल मिक्सचर होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ज़्यादा अमाउंट इसमें कार्बन का होता है, जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो ब्लैक होता है। तो कोल क्या है? और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस है। कोल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों ही सब्सटेंसेस बर्न किए जाते हैं। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू हमने लास्ट क्लास में देख ली थी, सबसे ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन भी बर्निंग में हेल्प करता है, और कार्बन भी। कार्बन सब्सटेंसेस को हम बर्न करते हैं, हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 में, ओ सॉरी चैप्टर 4 में, कोल वाले में, कार्बन में। तो कोल क्या है? कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है किस किस का? कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। और इसमें कुछ अमाउंट नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड्स की भी होती है। नाइट्रोजन और सल्फर कंपाउंड्स भी होते हैं कोल में। अब बेसिकली क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ अमाउंट नाइट्रोजन सल्फर की भी मिलेगी। और कोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, रीज़न बीइंग कि कोल जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना है। और अगर हम पुरानी मूवीज़ वगैरह भी देखते हैं तो वहाँ पे जो ट्रेन्स हैं, ट्रेन्स के जो इंजन है वो कोल बेस्ड होते थे। जितनी भी फैक्ट्रीज होती थी उनमें कोल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। तो कोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज सच। और भी कई सारी चीज़ों में यूज़ होता है ये। इसकी हम फॉर्म चेंज कर सकते हैं, किसी भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे कोल सॉलिड फॉर्म से कोल गैस बना सकते हैं। कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं ऑयल वगैरह में। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कोल
एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी मेड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल। कोल को सिर्फ बर्निंग के पर्पज से यूज ना करके एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी देखा गया, उसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। रीज़न बीइंग के इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए हाई अमाउंट में पावर चाहिए, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी इतनी नहीं थी कि मतलब इतनी नहीं थी कि इंडस्ट्री को एक तरीके से रेवोल्यूशनाइज कर दे। बट कोल को जब इन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, मतलब कोल से एनर्जी बनाना शुरू किया, तो उसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल हुआ। कोल के बर्न करने से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अब कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया, जिसकी वजह से उन्हें मिला कोक। When coal is subjected to destructive distillation, then all the volatile material is removed from coal and coke is formed. Destructive distillation क्या होता है? Absence of air में किसी भी चीज़ को हीट करना। Absence of air में किसी भी चीज़ को हीट करना destructive distillation है। अब उसकी वजह से होता क्या है, जितने भी volatile materials होते हैं, volatile मतलब जो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही इवेपोरेट हो जाए इजीली, तो ऐसे मटेरियल्स जो हैं वो हीट करने की वजह से इवेपोरेट हो जाते हैं। तो जो बचता है सब्सटेंस, उसे हम बोलते हैं कोक। अब कोक जो बचा है उसमें 98% कार्बन होता है। अगर कार्बन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो इजीली बर्न किया जा सकता है। इसकी वजह से कोक जो है वो बेटर फ्यूल बनता है एज़ कम्पेयर टू कोल। कोल से ज़्यादा बेटर कौन है? कोक, क्योंकि ये जो है वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता, डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक। तो एक तरीके से एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है और एनवायरनमेंट को हार्म कम कर रहा है। तो इसलिए कोक जो है वो बेटर हो जाता है किससे? कोल से। तो ये था कोल के बारे में। कोल में हमने क्या क्या देखा? कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, और कुछ अमाउंट इसमें नाइट्रोजन और सल्फर की भी होती है। अगर कोल का हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे बनता है कोक, और कोक में 98% कार्बन होता है, जिसकी वजह से वो कोक जो है वो कोल से ज़्यादा बेटर बन जाता है। अब नेक्स्ट जो फॉसिल फ्यूल है हमारा वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको पेट्रोलियम के बारे में ना पता हो। पेट्रोलियम से सभी वाकिफ़ हैं, लेकिन पेट्रोलियम को सिर्फ पेट्रोल समझ लेना गलती है। पेट्रोलियम से कई सारे प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, जिसमें से पेट्रोलियम एक प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम एज अ होल क्या है वो पढ़ते हैं। पेट्रोलियम एक डार्क कलर्ड विस्कस फाउल स्मेलिंग क्रूड ऑयल होता है। वर्ड्स का मतलब देखते हैं। डार्क कलर तो पता ही होगा। विस्कस, विस्कस मतलब जो फ्लूइड होते फ्लो कर सकते हैं और जो किसी पे स्टिक नहीं होते, विस्कस होता है। और फाउल स्मेलिंग, आपने पेट्रोल की स्मेल सुनी होगी, तो पेट्रोल की स्मेल ही इतनी फाउल होती है, मतलब ईजिली स्मेलेबल नहीं होती, मतलब गंध जिसे बोलते हैं, तो वो होती पेट्रोल की। तो क्रूड ऑयल जो पेट्रोल है वो किसका मिक्सचर होता है? कई सारे सॉलिड का, लिक्विड का और गैशियस हाइड्रोकार्बन मिक्स्ड विद वाटर, सॉल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स। अब जो क्रूड ऑयल है उसे अगर हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं तो उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी आते हैं, कुछ लिक्विड पार्टिकल्स भी आते हैं, कुछ गैशियस हाइड्रोकार्बन्स भी आते हैं, जिनमें और क्या मिक्स होता है? वाटर मिक्स होता है, सॉल्ट मिक्स होता है और अर्थ के कुछ पार्टिकल्स मिक्सअप होते हैं। जो क्रूड पेट्रोलियम है वो किसी एक सिंगल केमिकल कंपाउंड से मिलकर नहीं बना, उसमें कई सारे मिक्सचर्स होते हैं। पेट्रोलियम डार्क कलर्ड होता है, विस्कस होता है, फाउल स्मेलिंग होता है, कई सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है वो। पेट्रोलियम जो है वो वाटर से लाइट होता है। पेट्रोलियम जो है वो वाटर से लाइट होता है और वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता। हमने जनरली पढ़ा है, लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो ऑयल्स हैं वो सॉल्यूबल नहीं होते जनरली वाटर में, तो सेम यहाँ पे भी है, पेट्रोलियम सॉल्यूबल नहीं होता वाटर में। और पेट्रोलियम की जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उसके कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, फ्यूल ऑयल, वैसलीन वगैरह। तो पेट्रोलियम जेली। तो पेट्रोलियम एज अ होल बहुत बड़ी चीज़ है, जिसमें से कई सारे प्रोडक्ट्स रिलीज़ होते हैं, जिसमें से कुछ हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, कुछ कई इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं।
कुछ व्हीकल्स में यूज़ किए जाते हैं। तो उसमें से क्या क्या थे? पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, फ्यूल ऑयल। अब जो कुछ फ्रैक्शन पेट्रोलियम का है वो हम यूज़ करते हैं ल्यूब्रिकेटिंग पर्पज़ से। जैसे मशीनरीज़ हैं, मशीनरीज़ अगर ज़्यादा टाइम तक उनमें ऑयलिंग वगैरह नहीं ना की जाए तो उसमें जंग लग जाती है, तो उस ऑयलिंग के प्रोसेस को हम ल्यूब्रिकेशन बोलते हैं। तो जो ल्यूब्रिकेशन के लिए पेट्रोलियम का कुछ फ्रैक्शन यूज़ किया जाता है उसे हम एज अ फ्यूल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बर्न होकर ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। तो द फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम कॉल्ड lubricating oil is not used as a fuel. Fuel oil is better fuel than coal because fuel oil burns completely and does not leave any residue. जैसा कि सभी जानते हैं कि कोल को जब हम बर्न करते हैं तो कुछ रेजिड्यू रह जाता है, लेकिन फ्यूल ऑयल को जब हम बर्न करते हैं तो उसको बर्न करने के बाद कोई रेजिड्यू नहीं रहता, जिसकी वजह से फ्यूल ऑयल जो है वो कोल के कंपैरिजन में बेटर है। कोल अपने टाइम पे बहुत बढ़िया था, लेकिन जैसे ही पेट्रोलियम आया, पेट्रोलियम से हमें एक प्रोडक्ट मिला फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल को जैसे हमने बर्न करके देखा तो उसमें हमने ये पाया कि बर्न करने के बाद इसमें कोई रेजिड्यू नहीं बचता। अब कोई रेजिड्यू नहीं बचता तो एनवायरनमेंट में डिस्पोज करने की फ़िक्र नहीं है, एनवायरनमेंट को हार्म होने की ज़्यादा फिक्र नहीं है। तो इसकी वजह से जो फ्यूल ऑयल है वो ज़्यादा बेटर माना गया किससे? कोल से। तो इसकी वजह से कोल का जो यूज़ है कंपैरेटिवली कम हो गया जो पहले यूज़ होता था। अब यूज़ किसका हो गया? पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स का। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है पेट्रोलियम गैस। अब पेट्रोलियम गैस 3 हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होती है। 3 हाइड्रोकार्बन कौन से? ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन। सर ये हाइड्रोकार्बन क्या है, ये ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन क्या है? बेटा ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। तो अभी के लिए सिर्फ नाम याद कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम्स तक आपको पता होगा कि ये सब होते क्या हैं। तो पेट्रोलियम गैस मिक्सचर होता है 3 हाइड्रोकार्बन का, ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन, जिसमें से जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो ब्यूटेन होता है। पेट्रोलियम गैस जो है ऑब्टेन की जाती है एज अ बाय प्रोडक्ट, मतलब हम पेट्रोलियम गैस अपनी मर्ज़ी से निकालते नहीं हैं, लेकिन एज अ बाय प्रोडक्ट वो मिल जाती है हमें इन ऑयल रिफाइनरीज फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोल। द पेट्रोलियम गैस विच हैज़ बीन लिक्विफाइड अंडर प्रेशर इज़ कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो पेट्रोलियम गैस हम लिक्विफाइड कर देते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ड्यू टू हाई प्रेशर, उसे हम नाम देते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं। तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस हम ऐड ऑन कर देते हैं जिसका नाम क्या है? इथाइल मेरकैप्टन, जिसकी वजह से जो उसमें स्मेल है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अगर गैस लीकेज वगैरह होती है तो उसकी वजह से हमें स्मेल आ जाती है, तो पता चल जाए कि गैस लीकेज है और हम किसी बड़े हार्म से बच जाएं। तो इसकी वजह से हम उसमें ऐड करते हैं इथाइल मेरकैप्टन। फॉर्मूला क्या होता है इसका? C2H5SH, एस सल्फर है यहाँ पे, पता ही होगा सिंबल्स के बारे में आपको। तो पेट्रोलियम गैस किस किस का मिक्सचर है? ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन होता है इसमें? ब्यूटेन। इसमें हम एक स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस ऐड करते हैं इथाइल मेरकैप्टन, जिसकी वजह से हम कोई गैस लीकेज डिटेक्ट कर सकें। अब एलपीजी यूज़ करने के कई सारे एडवांटेजेस भी हैं जो पुराने फ्यूल्स यूज़ करते थे उसके कंपैरिजन में। सबसे पहला, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, लगभग 50 किलो जूल पर ग्राम होती है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू। जो इसकी फ्लेम होती है वो स्मोकलेस होती है, मतलब स्मोक जनरेट नहीं करती, कोई भी पॉइजनस गैस ये लिबरेट आउट नहीं करती। जैसे कि अगर हम कोल वगैरह बर्न करते हैं तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने का खतरा रहता है जो कि पॉइजनस है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ईजी टू हैंडल है, कन्वीनियंट टू यूज़ है और नीट एंड क्लीन फ्यूल है। इसकी वजह से एलपीजी हमने अडेप्ट कर ली है। पहले जो हम यूज़ करते थे, जो क्या कहते हैं, चूल्हे वगैरह जो होते थे, उनके बजाय हम गैस यूज़ करते हैं अब। तो इन सब एडवांटेजेस की वजह से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस एक दूसरा इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है जिसमें मीथेन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और बाकी सब जो इथेन, प्रोपेन है उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। जो मीथेन है अप्रॉक्सीमेटली 95% मीथेन वहाँ प्रेजेंट होता है। It contains 95% methane. Natural gas occurs deep under the crust of the earth, either alone or along with the oil above the petroleum deposits. जो नेचुरल गैस है वो या तो अलोन मतलब सेग्रीगेटली प्रेजेंट होगी या फिर ऑयल के साथ ही प्रेजेंट होगी।
तो नेचुरल गैस जो है वो फॉर्म होती है अंडर द अर्थ बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर लाइंग अंडर वाटर. दिस डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो जो नेचुरल गैस बनती है वो बनती किससे? वेजिटेबल मैटर की वजह से, और इसका जो डिकम्पोजिशन है वो कैरी आउट करते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब कई सारे पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है नेचुरल गैस. डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल, थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ की जाती है, सीएनजी व्हीकल्स में हम यूज़ करते हैं. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? हीटिंग पर्पस के लिए नेचुरल गैस बीइंग अ कंप्लीट फ्यूल इन इटसेल्फ कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर हीटिंग पर्पस इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज. हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ की जा सकती है. जो इसका कैलोरीफिक वैल्यू है 50 किलो जूल पर ग्राम है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है. इट कैन बी सप्लाइड डायरेक्टली फ्रॉम द गैस wells to the homes and factories for burning through a network of underground pipelines, and this eliminates the need for additional storage and transport. एडिशनल स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ता, तो इसकी वजह से ये सारे एडवांटेजेस हैं नेचुरल गैस के. इसकी वजह से नेचुरल गैस यूज़ की जाती है. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो. बाय बाय, सी यू.